दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। बुक है जंगल मिस्ट्रीज और ये लिखी है अनिमेश गोवर्धन ने, जो कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं छत्तीसगढ़ में। तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर को कैसे कैसे चैलेंजेस मिलते हैं लाइफ में, वो हमें मालूम नहीं चल पाते। इस बुक में जो लिखी हुई स्टोरी है उससे आपको मालूम चलेगा कि जान का कितना खतरा होता है, ना सिर्फ शिकारियों से बल्कि जंगली जानवरों से, और उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है जंगलों के अंदर। इस बुक में कई स्टोरीज हैं। जिस स्टोरी को मैं सुना रहा हूं उसका नाम है द हंट फॉर चार्जर। अब अनिमेश गोवर्धन बोलते हैं, आज मेरी जिंदगी का बहुत ही मेमोरेबल डे था, क्योंकि आज मुझे मिलने जा रहा था वृक्ष मित्र अवार्ड, जो असाधारण सेवाओं के लिए दिया जाता है फॉरेस्ट्री में। स्टेज सजा हुआ था, सारे माननीय और आदरणीय आ चुके थे। मुख्य अतिथि वन मंत्री यानी कि फॉरेस्ट मिनिस्टर पोडियम के सामने खड़े हुए थे। मैं अगली पंक्ति में बैठा था अपने माता पिता के साथ। अब जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, मैं उठा और डायरेक्ट स्टेज की तरफ जाने की बजाय अपने माता पिता की तरफ बढ़ा, उनके पैर छुए और उसके बाद चढ़ने लगा सीढ़ियां स्टेज की। अब जैसे ही फॉरेस्ट मिनिस्टर मेरे हाथ में अवार्ड देने वाले थे, वो बोले, उठ जाओ मूर्ख। और मैंने देखा मैं नींद में सो रहा हूं, फोन की घंटी बज रही है। और ये मुझे एहसास हुआ तो मेरा सर भारी हो गया कि कितना अच्छा सपना था। और मैंने फोन उठाया, सामने से मेरे बॉस की आवाज थी। बॉस ने बोला, एक घटना हुई है, वत्सल से बात करो और फौरन वहां पर पहुंचो। मैंने कहा, यस सर। और अनिमेश, ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, यस सर। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 4 बजे थे। मैंने वत्सल को फोन किया। वत्सल फॉरेस्ट गार्ड था जो भोराम देव पोस्ट पर पोस्टेड था। जब वत्सल ने फोन उठाया, मैंने उससे पूछा, हुआ क्या है? वत्सल ने बोला, सर आपको जल्दी से यहां पर आना होगा, यहां पर शिकारियों ने शिकार किया है। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो? एक टाइगर को मार दिया गया है और शिकारी अभी भी जंगल में ही हैं, भागने की फिराक में है। अब मुझे मामले की गंभीरता मालूम चली। मैं उस वक्त कवर्धा में पोस्टेड था, जो कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा टाउन है। मुझे जल्दी से भोराम देव पहुंचना था और जहां पर मैं था वहां से भोराम देव 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने जल्दी से अपनी पैंट पहनी, मुंह में माउथ फ्रेशनर यूज किया, जैकेट पहनी और फिर लगाया ड्राइवर को फोन। और जैसे कि उम्मीद थी, ड्राइवर ने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने गाड़ी की चाबी ली और गैराज में गया। गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब आपको जरूरत ना हो तो सब कुछ परफेक्ट होता है, और कभी अचानक से बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो सब कुछ उल्टा ही होने लगता है। अब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को उठाया, यानी कि मेरी माउंटेन बाइक। और मुझे मालूम था कि सुबह भीड़ भी नहीं होगी, रास्ता भी साफ मिलेगा। मैं आधे घंटे में 20 किलोमीटर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जाना जरूरी है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा। मैंने वत्सल को फोन कर दिया कि मैं माउंटेन बाइक से आ रहा हूं, एक मोटरसाइकिल मेरे लिए रेडी रखना। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वत्सल तो था, मोटरसाइकिल तो थी, लेकिन और कोई भी नहीं था। वत्सल ने कहा, बॉस आउट ऑफ रीच हैं और डेप्यूटी आउट ऑफ टाउन है, और जहां पर हैं वहां से उन्हें आने में करीब करीब 5 घंटे लगेंगे। तो मैंने कहा, भाड़ में जाने दो, चलो हम दोनों ही चलते हैं। तो जो उसने एक्स्ट्रा बाइक मंगाई थी उस पर मैं बैठ गया, एक बाइक में वत्सल। हम चल पड़े। रास्ते में हम बात कर रहे थे। मैंने वत्सल से पूछा कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कहां से, और उस इन्फॉर्मर को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? वत्सल बोला, इन्फॉर्मर का नाम है भोई, और वो जामन पानी गांव का रहने वाला है, जो कि है चिल्फी रेंज में। और जैसी की खबर इन्फॉर्मर ने दी है, उसके मुताबिक शिकारी बहुत ज्यादा दूर छिपे नहीं है। चिल्फी वर्ल्ड फेमस कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका
छत्तीसगढ़ से गेटवे है। मैंने डिसाइड किया कि हमें जंगल का रास्ता लेना होगा। अगर हम रोड से जाएंगे तो हमें काफी देर लग जाएगी। मुझे बाइक राइडिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन यहां पर आज मैं बहुत तेजी से चला रहा था। पत्थरों के ऊपर कभी कीचड़ से, कभी बाइक उछल जाती थी और मेरा दिल बहुत तेजी के साथ धड़क रहा था। अब सूरज उग रहा था और जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी आवाज निकालकर एहसास करा रहे थे कि ये जंगल उनका है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सभी जानवर अपनी अपनी आवाज में मुझे बोल रहे हैं कि असिस्टेंट कंजर्वेटर साहब, जाइए और पकड़ लीजिए उन गुनाहगारों को जिन्होंने जंगल में आके टाइगर को मारने का गुनाह किया है। कुछ मील बाइक चलाने के बाद अचानक से वत्सल ने अपनी बाइक रोकी। पहियों से आवाज आई, हड़बड़ा कर रुका। मैंने भी अपनी बाइक रोकते रोकते रोकी। बाइक रोकने में मैं वत्सल से थोड़ा आगे निकल गया था और वत्सल गिरते गिरते बचा था। मैंने वत्सल से पूछा, क्या हुआ, अचानक से बाइक क्यों रोकी? इसके पहले कि वत्सल जवाब दे, मेरे सामने एक बहुत बड़े साइज का बायसन झाड़ियों से निकल के बाहर आ गया। मुझे माजरा समझ में आ गया था कि अचानक से वत्सल ने बाइक क्यों रोकी। अब वो बायसन मेरी तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझ पर चार्ज करने वाला है। वो मुझे वार्निंग दे रहा था, पीछे हटो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। उसके पीछे पीछे ही उसका पूरा हर्ड मेरे सामने वाले रास्ते पर आ गया था। और ये जो बड़ा बायसन पहले निकल के आया था, ये अल्फा मेल था, यानी कि लीडर था उस ग्रुप का, उस पूरे ग्रुप का रखवाला। अब उस बायसन ने अपने कान हिलाए, सर नीचे को झुकाया और अपने पैर 2 बार जमीन पर ठोके। मैं समझ गया ये मेरे लिए आखिरी चेतावनी है। अगर मैं पीछे नहीं हटा तो ये पक्का चार्ज करने वाला है। मैंने धीरे धीरे बाइक को पीछे करना शुरू किया अपने पैरों की सहायता से, लेकिन उस बायसन ने धोखा दे दिया। मैं पीछे जा रहा था, लेकिन अचानक से उसने मुझ पर चार्ज कर दिया। मैंने बाइक में किक मारी, लेकिन फिर देखो, बाइक भी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने फिर दोबारा किक मारी, लेकिन फिर बाइक स्टार्ट नहीं हुई और उसके पैरों की धमक नजदीक आती जा रही थी। अब मैंने एक बार बायसन के सर की तरफ देखा। उसके सींग मेरी तरफ ही आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन तभी मैंने वत्सल की बाइक स्टार्ट होने की आवाज सुनी। वत्सल चिल्लाया, जल्दी कीजिए सर, जल्दी से बैठिए बाइक पर। मैं जल्दी से कूदा वत्सल की बाइक की पिछली सीट पर और उसने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। बाइक तेजी से वहां निकल गई। मैंने मुड़ के पीछे देखा। जिस बाइक पर मैं था, उस बाइक के टुकड़े टुकड़े कर रहा था वो बायसन। उसने बाइक को कई बार ऊपर उछाला, नीचे गिराया। अब वो बाइक पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं हो रहा था कि वत्सल जो बाइक किसी से मांग के लाया था वो टूट गई। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था और मैं अभी भी जिंदा हूं। अब मैंने वत्सल की पीठ थपथपाई। मैंने कहा, वेल डन बॉय, तुमने बहुत शानदार काम किया। उसने भी सिर झुका के धन्यवाद बोला, लेकिन जो उसका चेहरा था वो बता रहा था कि जनाब, मेरी बाइक तुड़वा दी आपने, अब मैं क्या जवाब दूंगा। अब हमें घूम के एक लंबा रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि चिल्फी जाने का जो रास्ता था वहां बहुत सारे बायसन थे। आगे भी और मिलने की संभावना थी और ऐसा लग रहा था कि बायसन ने हमारा रास्ता रोका हुआ है। हमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम जामुन पानी पहुंच गए 6:15 बजे। जामुन पानी एक छोटा सा गांव था और जहां तक मेरी आंखें देख पा रही थी वहां झोपड़ियां ही झोपड़ियां थी। घास के छप्पर थे और झोपड़ियों की दीवारें या तो मिट्टी से बनाई गई थी और या फिर मिट्टी की बनी कच्ची ईंटों से। सारे घर साफ सुथरे थे। हर घर में ड्रेनेज की व्यवस्था थी और कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं थी। रास्ते भी साफ सुथरे थे, हालांकि सकरे थे। और एक झील थी गांव के किनारे पर और वहां पर बहुत सारे खेत नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ दालों की खेती हो रही है। कुत्ते भौंक रहे थे अजनबियों को देख के और मुर्गे भी अपनी बांग दे रहे थे। जब हम
उस झील के किनारे पहुंचे तो वहां पर मुझे एक दो गांव वाले नजर आए जो कि दातून कर रहे थे। जनरली गांव वाले ब्रश नहीं करते, नीम की दातून चबाकर ही अपने दांत साफ करते हैं। अब मैंने वत्सल से कहा, बाइक रोको और अपने इन्फॉर्मर को बुलाओ। उसने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब शिकारियों को ढूंढना जबकि आपका इन्फॉर्मर आपके साथ ना हो, गांव वाले भी सोकर ना उठे हों, बहुत ही मुश्किल काम था। अब हमारे सामने एक ही उपाय बचा था कि हर घर में जाएं, दरवाजा खटखटाएं और लोगों से सवाल जवाब करें। जानकारी अपने आप निकल आएगी। मैंने वत्सल से बोला, गांव के सरपंच को बुलाओ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गांव वाले दो ही अधिकारियों की अथॉरिटी को मानते हैं, पहला सरपंच और दूसरा पटवारी। आप भले ही कितने ऊंचे पद पर हों, अगर आपको गांव में अपना काम करवाना है तो आपको सरपंच को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। वत्सल ने बोला, पश्चिम की तरफ सरपंच 5वें मकान में रहता है। अब सरपंच का घर काफी बड़ा था। उसके घर में पोर्च भी था और घर के चारों तरफ ग्रीनरी भी थी। अब वत्सल ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कुत्ता भौंक रहा था। तभी एक सुंदर सी महिला ने आके दरवाजा खोला। मैं समझ गया ये सरपंच की पत्नी होगी। मैंने बड़े ही नम्रता पूर्वक कहा कि सरपंच जी को बुलाइए। अब वो औरत अंदर गई और अपने पति से बोली, अब तुमने ऐसा क्या कर दिया कि ये दो सरकारी आदमी हमारे दरवाजे पर आए। हालांकि उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला था, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ी आती थी। मैं समझ गया था कि ये पक्का सरपंच की बीवी ही है। अब बूढ़ा सरपंच बाहर आया। उसने शर्ट नहीं पहनी थी और अपनी तोंद को अपने हाथ से सहला रहा था। वो 6 फीट ऊंचा था और एक दैत्य की तरह से नजर आ रहा था। मुझे लगा कि इस दैत्य की इतनी सुंदर बीवी कैसे हो सकती है। और वो सरपंच बोले उसके पहले उसने अपने मुंह से तंबाकू नीचे थूका। अब वो गरजने के अंदाज में बोला, क्या है? मैंने बोला, हम सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं और तुम्हें कोऑपरेट करना चाहिए, और अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो जैसा तुम्हारी पत्नी ने अंदर कहा है, मैं तुम्हें अपनी अथॉरिटी बता दूंगा। सरपंच ने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप छत्तीसगढ़ी समझते हैं और मेरी पत्नी ने जो कहा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप अंदर आइए। मैंने कहा, घर के अंदर आने का टाइम नहीं है, जल्दी से अपनी शर्ट पहनो, हमारे साथ चलो, रास्ते में मैं तुम्हें समझा दूंगा हुआ क्या है, माजरा क्या है। लेकिन वो बोला, अभी मैं सुबह फ्रेश भी नहीं हुआ हूं। तो मैंने कहा, मुझे लगा तुम हो चुके हो, जाओ जल्दी करो। वो अंदर गया और 1 मिनट में ही कपड़े पहन के वापस आ गया। अब सरपंच हमारे साथ था। हम एक एक घर में गए, हमने दरवाजा खटखटाया और एक एक घर से जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की, लेकिन घूम फिरकर हमें कोई जानकारी मिली नहीं। दोपहर के 12:30 बज चुके थे। सूरज अपनी गर्मी पर था। हम पसीने से भीगे हुए थे और मुझे उम्मीद नहीं लग रही थी कि कोई जानकारी मिल पाएगी। अब सरपंच ने कहा, बस मैं यहीं तक जा सकता हूं, मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। और यह कहकर सरपंच भी वहां से चला गया। अब मैंने वत्सल से कहा, जो अपना इन्फॉर्मर है भोई, उसे दोबारा कॉल करो। इस बार कॉल किया तो भोई ने उठा लिया और उसने कहा वो 15 मिनट में यहां पर आ जाएगा। लेकिन भोई के 15 मिनट 1.5 घंटे में हुए। 1.5 घंटे बाद भोई आया। अब वत्सल ने चिल्ला के कहा, तुम कहाँ थे? हम तुम्हारा यहां पर इंतजार कर रहे थे। तो वो बोला, मैं पहले से कुछ कामों में बिजी था, उनको निपटा रहा था। लेकिन जो भोई का बिहेवियर था वो साफ दिखा रहा था कि वो हमें अवॉइड करना चाहता है, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता। और फिर आकर भोई बोला कि मैं आपको यहाँ पर यह बताने आया हूँ कि यहाँ पर कोई शिकार नहीं हुआ है। मुझे गलतफहमी हो गई थी और जो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस बात की भी माफ़ी चाहता हूँ कि आपका समय बर्बाद हुआ। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बात का मतलब क्या है? तो भोई बोला, जो मैंने कहना था वो कह दिया, क्या मैं दूसरी भाषा में आपको बोल के बताऊं? इसके पहले कि वो दूसरी हरकत करे, वत्सल ने एक जोरदार चांटा मारा भोई के मुंह पर और वो संभल पाता और वत्सल दूसरा चांटा मारने वाला था
कि मैंने वत्सल का हाथ पकड़ लिया, अपनी पॉकेट से 500 रुपए का नोट निकाला और भोई की तरफ बढ़ाया। तो भोई बोला, आपको लगता है कि मेरा सम्मान इतना सस्ता है जो 500 रुपए में बिक जाएगा? मैंने एक 500 रुपए का नोट और निकाला। अब उसने 1000 रुपए ले लिए क्योंकि उसका सम्मान 1000 रुपए में बिकने वाला था। अब वो मुस्कुरा रहा था। भोई ने फुसफुसा के बोला कि मैंने सुना है एक पारधी फैमिली इस शिकार में इन्वॉल्व है। तो मैंने पूछा, वो लोग रहते कहाँ हैं? तो उसने बोला, गांव के बाहरी इलाके में। पारधी लोग पहले पक्षियों का शिकार करते थे, कई पीढ़ियों से शिकार करते आए थे, लेकिन अब शिकार करना क्रिमिनल ऑफेंस है। अभी भी सुना है इनमें से कुछ लोग शिकार करते हैं और जानवरों की स्मगलिंग भी करते हैं, लेकिन ग्रेड 1 का जानवर जैसे कि टाइगर, उसको मारना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अब क्योंकि 1000 रुपए मिल चुके थे भोई को, तो उसने और बताना शुरू किया कि एक गांव वाला भानु उसने देखा है। अब जब उसने कहा, एक गांव वाले ने बताया है कि बानू और उसके भाई ने यह अपराध किया है और उसने खुद अपनी आंखों से उसे यह करते देखा है। अब भोई हमें बानू और उसके भाई के घर पर लेके गया। एक 14 साल के बच्चे ने दरवाजा खोला और उसके पीछे खड़ी थी 2 लेडीज। अब मैंने उनसे बोला, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं और उन्होंने अवैध शिकार किया है टाइगर का, उन्हें बाहर बुलाओ, हमें उनसे बात करनी है। तो वो लेडी बोली, वो लोग यहाँ पर नहीं है, वो लोग शहर गए हैं। उसकी आंखों को देख के लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है और वो दोनों आदमी घर के अंदर ही है। मैंने उनसे कहा, साइड हो जाओ, मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। लेकिन वत्सल ने मेरा हाथ दबाया, बोला, सर तलाशी लेने के लिए वारंट चाहिए। अब मैंने अपने कदम वापस लिए और भोई की तरफ मुड़ा और उससे बोला, क्या तुम श्योर हो कि इन्होंने शिकार किया है? भोई बोला, मैं इतना श्योर हूं कि मैं 1000 रुपए की शर्त भी लगा सकता हूं। अब सच्चाई यह है कि कागजी कार्रवाई करने का कोई टाइम नहीं था। अगर हम कागजी कार्रवाई करते तो ये शिकारी निकल के भाग जाते और हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। तो मैं घर के अंदर घुस गया और वत्सल मेरे साथ था। मैंने कहा, एक एक कमरा तलाश करो, एक एक अलमारी, एक एक दरवाजा। हमने हर कमरा तलाश लिया, हर अलमारी खोल के देख ली, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। वत्सल बोलता है, चलिए सर बाहर चलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मकान तो वैसा ही था जैसा कि होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें मालूम था कि हम आने वाले हैं। और जब हम घर की तलाशी ले रहे थे तो एक लेडी किचन में ही खड़ी थी। हालांकि हम किचन की तलाशी ले चुके थे, लेकिन वो लेडी क्योंकि हिल नहीं रही थी किचन से, तो मैंने सोचा एक बार तलाशी और लेते हैं। अब मैंने एक एक कंटेनर, एक एक अलमारी की तलाशी ली, लेकिन फिर कुछ नहीं मिला। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से फर्श पर अपना पैर ठोका और उस धमक से गैस स्टोव जरा सा हिल गया और वहां पर मुझे एक दूसरा केस नजर आया। और जो वहां पर मैंने देखा, मैं भौचक्का रह गया। मेरी आंखें उस बात को देखने के लिए तैयार नहीं थी और जो मैंने देखा था वो आज तक मुझे बार बार दिखाई देता है। वहां रखी हुई थी फ्रेश टाइगर की स्किन और उसके ऊपर रखी थी टाइगर के कब्ज की स्किन और बहुत ही छोटे बच्चे थे, 3 से 4 हफ्तों के। इस तरह का क्राइम कौन कर सकता है जो टाइगर्स को मारे और इतने छोटे छोटे बच्चों को मारे? लेकिन यह क्राइम हुआ था और उन शेर की खाल पूरी घटना की गवाही दे रही थी। मैं चिल्लाया, गिरफ्तार कर लो इन सारों को। एक बच्चा रोने लगा, उसकी मां उसे चुप कराने आई, लेकिन वत्सल जरा सा भी हिला नहीं। मैंने वत्सल से कहा, तुम बहरे हो क्या? वत्सल मेरे पास भागता हुआ आया, बोला, सर इन महिलाओं को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ महिला ऑफिसर ना हो। हम चलते हैं, पेपर वर्क करते हैं और फिर दोबारा आते हैं।
वत्सल मुझसे और भी बहुत कुछ कहता रहा, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे लिए समय रुक सा गया था। उस टाइगर की स्किन और उसके साथ इतने छोटे बच्चों की स्किन देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग रुक गया था। अब मैं हतोत्साहित हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये गेम हम हार चुके हैं। भले ही मैं स्किन सीज कर लूं, लेकिन जब तक मैं इन लोग को गिरफ्तार नहीं करूंगा, जब तक पेपर वर्क करके वापस लौटूंगा, ये लोग भाग जाएंगे, केस स्ट्रांग नहीं बनेगा और अपराधी हाथ से निकल जाएंगे। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। जब तक कोई रियलाइज करता, तब तक बच्चा नीचे गिर गया था, क्योंकि मैंने उसे जोरदार चाटा मार दिया था और उसकी माँ आई उसके आंसू पोंछने। अब मैंने कहा, बताओ वो लोग कहाँ हैं, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोली, सिर्फ बच्चे को शांत कराती रही। अब मैंने बच्चे को उठाया, बालों से पकड़ा और मैंने कहा, इसकी तरफ देखो, लेकिन माँ रोती रही। मैंने कहा, देखो इधर। तब उसने अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने कहा, मैं इस बच्चे को केस में इन्वॉल्व कर दूंगा। जुवेनाइल के रूप में ये अपराधी बन जाएगा। इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोच लो, अगर तुम इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती तो मुझे असली अपराधी का पता बता दो। वो सुबकते सुबकते बोली, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, तुम्हारे आदमियों ने छोटे छोटे बच्चों को मारा है, उनकी खाल उतार ली है। मुझे चुपचाप उनका पता बता दो, ताकि उन्हें उनके अपराध की सजा मिल जाए। नहीं तो इस बच्चे को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं, जेल में बंद कर दूंगा। अब ये हवालात की हवा खाएगा। तो वो औरत बोली कि वो लोग जंगल में हैं, बदका का शिकार करने के लिए गए हैं। मैं इतना ही जानती हूं, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। बदका एक टाइगर का नाम था, जो बहुत ही बड़ा टाइगर था। माना हुआ टाइगर। उसे उस इलाके का राजा बोला जाता था। यानी वो लोग एक और टाइगर मारने जा रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बदका को चार्जर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब भी वो कोई गाड़ी देखता था, उसके ऊपर चार्ज करता था। वो बहुत निडर और साहसी था। बदका के बारे में बहुत सारी कहानियां चलती थी। उसे गजनाशक भी बोला जाता था, क्योंकि उसने एक बार बहुत बड़े हाथी को मार गिराया था। और सिर्फ मार नहीं गिराया था, सिर्फ एक पंजे के वार में मार के गिराया था। अब हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल घड़ी आ गई थी। इतने बड़े जंगल में बानू और उसके भाई को ढूंढना, जो कि एक और टाइगर को मारने जा रहे थे, एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के समान था। वत्सल मुझसे बोला, सर चाहे कुछ हो जाए, बदका को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जाल लगा देनी चाहिए। वत्सल पूरे घर की तलाशी लेने के बाद बाहर निकला था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर हम चार्जर की लोकेशन को ट्रेस कर ले, तो बानू और उसके भाई की लोकेशन अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि वो शिकारी पक्का उसके आसपास ही होंगे। हालांकि जंगल में टाइगर ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वत्सल को इस काम में महारत हासिल थी। मैंने उससे बोला, वॉच टावर पर जितने भी गार्ड हैं, उनसे बात करो, टाइगर की लोकेशन पता करो। बहुत सारी सेंसिटिव जगह पर वॉच टावर्स बनाए जाते हैं, ताकि टाइगर की मूवमेंट और शिकारियों की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। हमें खबर मिली कि चार्जर टावर नंबर 9 के पास दिखा है। उसके पास जो वाटर होल है, वो वहां पर देखा गया था। अब कोर एरिया में टाइगर को ढूंढना, वो भी बाइक पर बैठ के, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि रास्ता भी उबड़ खाबड़ है और दूसरी बात, जान का खतरा भी है। आज सुबह सुबह ही मैं बायसन के हमले से मरता मरता बचा था। मैंने सोचा कोई दूसरी जुगत लगानी होगी। अब आता है समारू, एक ट्रेंड महावत, जिसे की हासिल थी महारत हाथियों को चलाने में, और वो टाइगर के ढूंढने के ऑपरेशंस में कई बार शामिल रह चुका था। टाइगर को ढूंढने के लिए हमें कम से कम 4 हाथियों की जरूरत थी, ताकि चारों दिशाओं से उसे घेरा जा सके। और इस तरीके से ये बात भी श्योर हो जाती कि टाइगर हमें अपना नाश्ता नहीं बना लेता। अब समारू अपने साथ 5 हाथी लेके आ गया, और अब हमने स्टार्ट किया ऑपरेशन ढूंढो चार्जर। हाथी की पीठ पे सवारी करना, वो भी घने जंगल में, एक अलग ही एक्सपीरियंस था।
ऐसा लग रहा था कि मैं बालकनी में बैठा हूँ और मुझे जंगल चारों तरफ से नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा था कि इस बालकनी से कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि ये बिल्डिंग बार बार हिल रही थी। करीब 1 घंटा लग गया हमें उस जगह पर पहुंचने में जहां पर बदका की लास्ट लोकेशन देखी गई थी। वत्सल उसके पगमार्क और उसकी ड्रॉपिंग्स को ढूंढने में लग गया। थोड़ी देर तक हम लोग वत्सल को फॉलो करते रहे और उसके बाद अचानक से मेरा हाथी बेचैन हो गया। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और एक जोरदार चिंगाड़ मारी। यह निशानी थी कि टाइगर हमारे आसपास ही है। काफी देर इंतजार किया लेकिन टाइगर नजर नहीं आया। अब वत्सल रुका और बोला, बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके आगे ट्रैक गायब हो गए हैं। न आगे जा रहे हैं न पीछे जा रहे हैं। तो मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी अचानक मेरा हाथी जोर से हिला और एक झटका मारा। मैं नीचे गिर पड़ा और तभी मुझे सुनाई दी एक टाइगर की दहाड़। टाइगर ने जब एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारी तो जमीन में कंपन होने लगा। लगने लगा धरती हिल रही है। अब उस खतरनाक बॉडी बिल्ड वाले टाइगर को देख के मेरी आंखें पत्थर की हो गईं। उसकी केवल एक दहाड़ मेरे दिमाग और मेरी आत्मा को हिलाने के लिए काफी थी। हाथी एक विशाल जानवर होता है, चाहे तो पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन उस टाइगर की एक दहाड़ ने केवल एक हाथी नहीं 5 हाथियों को डरा दिया था। सारे के सारे पीछे हट गए थे। अब जंगल के राजा ने अपनी हैसियत दिखा दी थी और बाकी के सारे लोग मान गए थे कि जनाब आपकी हैसियत है। अब जैसा कि चार्जर का नाम था वैसा ही उसका काम था। अब उसने मेरी तरफ चार्ज किया। मेरे शरीर का रोम रोम चिल्ला के बोल रहा था कि भागो, भागकर अपनी जान बचाओ, लेकिन मैं चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था, एक ही जगह खड़ा था। अब टाइगर मुझसे कुछ फीट की दूरी पर ही था कि महावत ने हाथी को बीच में ला दिया और चार्जर का चार्ज रुक गया। अब चार्जर का चार्ज रुक गया क्योंकि बीच में आ गया था इंचार्ज यानी कि हाथी। समारू ने अपना हाथ नीचे किया और बोला, सर मेरा हाथ जल्दी से पकड़िए। अब मैं हाथी की पीठ में वापस आ चुका था। हाथी ने कुछ कदम वापस लिए। अब सारे महावत एक दूसरे से बात करके हाथियों को कमांड देते रहे। सारे हाथियों ने एक सर्किल बना लिया ताकि चार्जर बाहर ना निकल पाए, चारों तरफ से घिर जाए। लेकिन चार्जर अभी भी ग्राउल कर रहा था। हाथी भी बेचैन थे, घबराए हुए थे, लेकिन महावत अपना काम बेहतरीन तरीके से जानते थे। अब चार्जर ने एक हाथी पे चार्ज किया, लेकिन बाकी के महावत कमांड दे रहे थे, हाथी उसको फॉलो कर रहे थे। वो और नजदीक आ गए, चार्जर को पूरी तरह से घेर लिया। अब चार्जर को भी डर लग रहा था कि ये हाथी मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हैं। उसने अपना चार्ज बंद कर दिया, पीछे आ गया। अब वो जहां से भी निकलने की कोशिश करता था, हर तरफ था हाथी। थोड़ी देर तक वो ट्राई करता रहा, उसके बाद एक जगह पर बैठ गया। अब मुझे जान के शांति मिली कि बदका यानी कि चार्जर सुरक्षित है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी वो शिकारी जंगल में है और मुझे उन्हें ढूंढना है। मैंने अपने साथ एक हाथी लिया और ढूंढने निकल पड़ा उन शिकारियों को। मुझे पूरा यकीन था कि वो शिकारी आस पास ही होंगे और शायद उन्होंने हमें देख भी लिया होगा। वो भागने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। भारत में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बंदूक कैरी करने की इजाजत नहीं है, और अगर है तो उससे गोली चलाने की इजाजत नहीं है, जैसे कि पुलिस वाले कैरी करते हैं। लेकिन जो शिकारी हैं वो सारे हथियार लेकर चलते हैं। तीर कमान, तलवार, कुल्हाड़ी, भरमार बंदूक, हर तरह के हथियार शिकारियों के पास होते हैं। और जब शिकारी घिर जाते हैं तो बिना लड़ाई लड़े सरेंडर नहीं करते। इसलिए हमारा काम बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और मुझे मालूम था कि बानू एक मंजा हुआ शिकारी है, क्योंकि उसकी हरकत मैं देख कर ही आ रहा था। तो पूरी संभावना थी कि वो हमारे ऊपर हमला कर देता। थोड़ी देर वॉक करने के बाद समारू को 2 आदमियों के पैरों के निशान दिखे। हम समझ गए ये बानू और उसके भाई के पैरों के निशान ही है। हमने अपने हाथी की चाल तेज कर दी। अभी हम थोड़ा ही चले थे तेज चाल में, तो हमें वो दोनों शिकारी भागते हुए नजर आ गए। मैंने समारू के कंधे पर 2 थपकी लगाई और कहा,
हमें पहले हमला करना है। हाथी ने अपनी सूंड से बानू और उसके भाई को तोप के गोले की तरह उछाल दिया। मैं हाथी के ऊपर से नीचे कूदा और एक शिकारी को जोरदार लात मारी उसके सर पर। समारू ने दूसरे शिकारी को पकड़ लिया। हाथी ने उस शिकारी के चारों तरफ अपनी सूंड घुमाई, हवा में उठाया और फिर उसे दूर उछाल दिया। वो शिकारी गिरते ही बेहोश हो गया। दूसरे को मैंने कॉलर से पकड़ लिया। उसने अपने पैर के पास से एक चाकू निकाला। वो मुझे चाकू घुसाने वाला था। मैंने अपने दोनों हाथों से उसका चाकू पकड़ लिया। उसने अपने सिर से वार किया। मैं चट्टान की तरफ गिर गया और वो शिकारी मेरी तरफ फिर बढ़ा आगे। तब तक में हाथी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे एक तरफ उछाल दिया, और जैसे ही वो नीचे गिरा हमने उसे रस्सी से पकड़ के बांध दिया। अब दोनों शिकारी रस्सी से बंधे हुए थे और ये उनका आखिरी दिन था शिकारियों के रूप में। अब मैं उस जगह पे गया जहां हाथियों से हमने चार्जर यानी बदका को बंधक बनाया था। मैंने हाथियों को पीछे बुला लिया। चार्जर भाग गया। दोबारा उसने मुड़कर भी नहीं देखा। अभी भी वो उतना ही शानदार लग रहा था जितना पहले लगता था, और मुझे खुशी थी चार्जर की जान हमने बचा ली थी। दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये शानदार रियल लाइफ स्टोरी जो कि लिखी है एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।